मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत। मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और जोर से एक बार बोलिए राधे राधे। जोर से बोलिए एक बार राधे राधे। आज का सेशन बड़ा स्पेशल है हमेशा की तरह। आज मैंने ये सेशन आपकी समस्याओं पर केंद्रित रखा है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी उन कॉमन समस्याओं पर आज बातचीत कर ली जाए। पूरे सिलेबस का एक वैज्ञानिक और रिटन विश्लेषण कर लिया जाए। मुझे लगता है ऐसा। आपने बहुत समय दिया है पढ़ाई पर, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपने कितना समय दिया है यह काउंट नहीं करता। काउंट करता है अंतिम परिणाम क्या रहा। काउंट होता है इस बात से आपने अंतिम परिणाम क्या दिया। आप ध्यान रखिए, गति और प्रगति में फर्क रखिए। गति और प्रगति में फर्क रखिए। क्यों? क्योंकि बच्चों का लकड़ी का घोड़ा आगे पीछे गति तो करता है लेकिन प्रगति नहीं करता। और मैंने ये देखा है अपने 25 वर्षों के टीचिंग अनुभव में। छात्रों की एक बड़ी कॉमन समस्याएं हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं, और उम्मीद है आप सभी क्लास में आ गए होंगे। और एक बार ईश्वर को याद करिए, अपने माता पिता का चेहरा याद करिए, उन्हें मन ही मन प्रणाम करिए। क्यों? क्योंकि आज का यह सेशन आपकी विजय गाथा को लिखेगा। तो सामने जैसे देख पा रहे हैं, इतिहास में संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी कैसे करें, और फिर लिखा हुआ है समस्याएं आपकी और समाधान हमारे। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे यह है, क्या आपके पास अपना सिलेबस है? आपके पास? आप कहेंगे हाँ सर देखा था, हाँ सर पढ़ा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज टीजीटी और पीजीटी का कॉमन और अलग अलग सिलेबस क्या है। पहले इस पर पूरा रिटन वैज्ञानिक विश्लेषण हर बालक के पास प्रिंट आउट में टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस होना चाहिए। पढ़ाई के समय सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आप बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं। आज इस सिलेबस को पूरे वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ मैं उपस्थित हूं। तो पहले यह देखिए कि टीजीटी और पीजीटी का ये कॉमन सिलेबस क्या है। कॉमन सिलेबस क्या है? जहां पर पीजीटी का सिलेबस अलग है, वहां पर मैं आपको अलग से बताऊंगा। वो कह रहे हैं तीनों कालखंड की विशेषताएं। प्रागैतिहासिक काल, वो ऐसे लिखा हुआ है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। मैंने लिख दिया उसको प्रागैतिहासिक काल, ताकि आप उसको अच्छे से बस शॉर्ट में समझ लें। पता सबको है, तो ये कॉमन है। तो इसका मतलब कि आपको टीजीटी और पीजीटी में पाषाण काल को या प्रागैतिहासिक काल को अच्छे से पढ़ना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है। फिर देखिए दूसरा टॉपिक जो कॉमन है वो है हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था, धार्मिक जीवन, उनकी सांस्कृतिक परंपराएं, उनकी मृदभांड परंपराएं कॉमन है, आपको पढ़ना है। तीसरा संपूर्ण वैदिक काल। अब उसमें वो वैसे लिखा होगा ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो सब पूरा कंप्लीट एक विश्लेषण आपको पढ़ना है। धार्मिक आंदोलन में जैन, बौद्ध, शैव और भागवत। बोले सर पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, संपूर्ण विवरण पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को पढ़ते हैं, महावीर स्वामी को पढ़ते हैं, पाशुपत धर्म को पढ़ते हैं, वैष्णव संप्रदाय का विकास पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक स्पेशल सेगमेंट है, ध्यान दीजिएगा, जिस पे आप सामान्य तौर पे ध्यान नहीं देते। ये पीजीटी का धार्मिक आंदोलन में स्पेशल सेगमेंट है, हिंदू धर्म के पुनर्गठन में आदि गुरु शंकराचार्य का योगदान। आदि गुरु शंकराचार्य को आप भूले हुए हैं। एक आध टेक्निकल प्रश्न आता है, आदि गुरु का जन्म कहां हुआ था? बोले केरल में हुआ था। आपको यह भी पता होना चाहिए कहां हुआ था, किस गांव में हुआ था। कलाडी गांव में हुआ था। उनकी हिंदुस्तान की चारों कोनों की यात्रा, उनके पूरे लिटरेचर को जो उन्होंने लिखा, पूरे उपनिषदों के भाष्य, सब आपको पता होने चाहिए। शंकराचार्य को, ये पीजीटी स्पेशल है, ये वाला सेगमेंट पीजीटी स्पेशल है। तो अब हम ऐसा करने जा रहे हैं, जो आपकी ये टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी 125 प्रश्नों वाली, इसमें हम ये करेंगे
टीजीटी और पीजीटी का कॉमन पेपर रखेंगे एक, और पीजीटी के अतिरिक्त सिलेबस से 20-25 प्रश्न वो अलग कर देंगे, वहां लिख देंगे पीजीटी स्पेशल, ताकि टीजीटी और पीजीटी के छात्रों के लिए प्रश्नों को लेके गलफत ना हो। लेकिन इतना बौद्धिक स्तर आपका होना चाहिए। अगर आपने सिलेबस का अध्ययन किया है तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके काम का है और क्या आपके काम का नहीं है। और अब तक YouTube पर किसी ने इस तरह से सारी बातें ओपन करके आपसे डिस्कस नहीं करी हैं। और अब आप यहां पे देखिए, मौर्यकाल कॉमन है, और जैसा कि मैं हमेशा बताता रहा हूं, बेसिकली अशोक को फोकस कर रहा है। वो सब कुछ कह रहा है मौर्यकाल राजनीतिक इतिहास यानी मौर्यकाल का प्रशासन अशोक को फोकस कर रहा है। इट मींस कि उसका धम्म। और मैंने कई कई बार आपसे कहा, अशोक के अभिलेख आपको पढ़ने ही चाहिए, सामने है। अब फिर देखिएगा यहां पे, ये एक नोट में आपको बात दिख रही होगी, मौर्योत्तर काल स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। अगर सिलेबस आपके सामने पेपर पे हो तो एक टीजीटी का है, एक पीजीटी का है। सिलेबस तुरंत प्रिंट आउट निकालिए, अपने टेबल पे रखिए, किताबें टेबल पे आए, अध्ययन की कुर्सी पर आप बैठे, इसके पहले सिलेबस पे रहना चाहिए कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं और सिलेबस में हमारा टॉपिक क्या है। इस तरह से अब तक आपने पढ़ाई नहीं की है, गति की है, प्रगति नहीं की है। मौर्योत्तर काल स्पष्ट रूप से परिभाषित है ही नहीं। अब उलझे हुए हैं आप। यहां पे शुंग भी पढ़ेंगे, सातवाहन भी पढ़ेंगे, कुषाण भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आप अभिलेखों को, सिक्कों को अवश्य पढ़ लें। गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली की मूर्तियों के बारे में अवश्य पढ़ लें, क्योंकि गाहे बिगाहे यहां से एक प्रश्न पूछा गया है। गाहे बिगाहे यहां से एक प्रश्न पूछा गया, स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, लेकिन यू मस्ट रीड दिस टॉपिक। अभिलेख, कॉइन्स, क्योंकि सिक्कों से प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए। फिर गुप्त काल संपूर्ण यानी कि राजनीति का आपको पढ़ना है। फिर मैंने कल जब बताया था एंशिएंट का कला, वास्तुकला, विशेष तौर पे मंदिरों के बारे में, धर्म, दर्शन, लिटरेचर, दर्शन में साहित्य भी आ जाएगा। यहां पर फोकस है ही नहीं आपका। आपके पास तमाम हजारों की संख्या में आपने तथ्य जुटा रखे हैं और बीसों की संख्या में वो बजारू किताबें जुटा रखी हैं। सर बहुत पढ़ लिया, सर बहुत पढ़ लिया, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, लेकिन तैयार कुछ नहीं किया। पढ़ा बहुत कुछ है, तैयार कुछ नहीं है। पढ़ा बहुत कुछ है, तैयार कुछ भी नहीं है। फिर देखिएगा पीजीटी स्पेशल, यहां पर फिर ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक टीजीटी में नहीं है। गुप्तोत्तर काल में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन, ये पीजीटी का स्पेशल टॉपिक है। ये पीजीटी का स्पेशल टॉपिक है। इसी तरह मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट को डिफाइन कर देता हूं एकदम क्लियर कट, कैसे पढ़ना। 6 महीने में नेट निकाल ले रहे हैं लोग, जेआरएफ हो जा रहे हैं, और आप 10 साल से तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी क्लियर नहीं हो रहा है। क्यों? गलती आपकी हो रही है, कहीं ना कहीं पे हो रही है। फिर देखिए दक्षिण भारत का इतिहास, ध्यान दीजिएगा। अभी 3 या 4 दिन पहले मैंने आपको बताया था, दक्षिण भारत में केवल प्रश्न फोकस है चोल पर। आप पढ़ते हैं चालुक्य, आप पढ़ते हैं पल्लव, आप पढ़ते हैं राष्ट्रकूट, आप यहां पे वो एकदम डिफाइन कर रहा है चोल वंश, प्रशासन और राजनीतिक पूरा। चोल वंश, प्रशासन, वो स्वायत्त शासी जो ग्रामीण शासन की जो संस्थाएं हैं, वहां से एक प्रश्न जरूर है। आप पढ़ ही नहीं रहे, आप पल्लव पढ़ रहे हैं, आप राष्ट्रकूट पढ़ रहे हैं, आप चालुक्य पढ़ रहे हैं। बोले नहीं सब पढ़ लेंगे, सब कभी नहीं पढ़ पाएंगे। सिलेक्शन होने में 50 साल और लग जाएंगे अभी आपके। ध्यान दीजिएगा, मेरी बातें आज कड़वी जरूर हैं, लेकिन आपको सच्चाई कड़वी होती है। आप देखिए यहां पर केवल चोल पे फोकस करिए, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो। अभी केवल सिलेबस पे फोकस करिए, अब विस्तार देने का समय नहीं है। फिर देखिए, फिर पीजीटी स्पेशल है। यहां पर देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। पीजीटी स्पेशल में क्या बता रहा है वो बता रहा है 800 से 1200 तक।
राजपूत काल का समय है ये। 800 ईसा पूर्व लिखा है, ईसवी से 800 ईसवी से और 1200 ईस्वी तक वो पूरा राजपूत काल का टाइम पीरियड है। तो राजपूत काल पढ़ेंगे तो इस्लाम उससे जुड़ा हुआ है, अरबों के आक्रमण जुड़े हुए हैं। तो अब यहां पे क्या कह रहा है, जबकि टीजीटी में ये टॉपिक ऐसे लिखा गया है, इस्लाम का आगमन, अरबों के आक्रमण एवं उसके प्रभाव के रूप में परिभाषित है। अर्थात ये टॉपिक आपको राजपूत काल के साथ मिलाकर पढ़ना ही है, चाहे वो टीजीटी में हो चाहे वो पीजीटी में हो। अब इस्लाम छोड़ देते हैं आप, बद्र का युद्ध, ऊंटों का युद्ध, जिहाद का पहला उल्लेख, पैगंबर साहब की हिजरत आपको पता ही नहीं है। इस्लाम का इतिहास आप पढ़ते नहीं, आप शुरू करते हैं अरबों के आगमन से। अरबों, हनफी विचारधारा, शफी विचारधारा, मलकवादी विचारधारा आपको पता नहीं है। पैगंबर साहब के माता पिता, उनके माता पिता आपको पता ही नहीं है। प्रश्न आए हैं भाई, प्रश्न आए हैं और आपने छोड़ दिया ये टॉपिक। राजपूत काल पढ़ लिया, ऐसे हल्के फुल्के में पढ़ लिया, नहीं होगा। एक प्रश्न दो प्रश्न पे सिलेक्शन डिपेंड कर रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेडवल की शुरुआत हो गई है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तो वो संपूर्ण दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके और पूरा सांस्कृतिक इतिहास पूरा है, कंप्लीट है। टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है। विजयनगर एवं बहमनी टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है। संपूर्ण मुगल काल टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है। शिवाजी का जीवन चरित्र एवं उपलब्धियां। अब बोले सर पेशवा भी पढ़ना है। अरे भाई अभी फोकस करिए, शिवाजी को आप तैयार नहीं कर पा रहे और पेशवा पे भागे जा रहे हैं। शिवाजी यहां पे स्पेशली डिफाइंड है, वो शिवाजी का जीवन चरित्र एवं उपलब्धियां तथा मुगल साम्राज्य का पतन। उत्तरवर्ती मुगलों से आप एक क्वेश्चन गलत कर ही देते हैं। उत्तरवर्ती मुगलों से यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से और बहादुर शाह द्वितीय के निर्वासन तक एक प्रश्न जरूर आता है और यह आपका सबसे कमजोर पक्ष है, आप इसको छोड़ देते हैं, यहां पे गलती कर रहे हैं। इतना क्लियर कट डिफाइंड है अपना सिलेबस, आज से तैयारी शुरू करिए तो भी इतना समेट के पढ़िए कि आपको आपके विषय में, आपके सिलेबस में कोई बात ही ना कर सके। मैं इतने दावे के साथ कह रहा हूं, इतना वैज्ञानिक डिफाइंड सिलेबस है, आप पढ़ ही नहीं रहे। बोले सर बहुत पढ़ डाला, 50 किताबें। अरे कैसे पढ़ डाली आपने? किताबें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। मैंने आपसे अभी कहा, आपने कितना समय दिया है इस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि परिणाम क्या आया, डिपेंड करता है कि परिणाम क्या आया और परिणाम 0 है। अब देखिए आधुनिक भारत में ये पीजीटी स्पेशल है। भारत में यूरोपियों के आगमन से लेकर 57 तक का इतिहास है पूरा, वो उनकी आर्थिक नीतियां, ये टीजीटी में नहीं है। ये टॉपिक जो छात्र टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनमें यह टॉपिक नहीं है। ब्रिटिश शासन का राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव 57 तक नहीं है। टीजीटी का स्पेशल सिलेबस पाठ्यक्रम 57 के विद्रोह से शुरू होता है। तो पहला ही टॉपिक 57 का विद्रोह बहुत अच्छे से पढ़िए। ये पीजीटी में आपको पढ़ना है कि यूरोपीय कंपनियों का एस्टैब्लिशमेंट, उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद फिर आगे गवर्नर जनरल, फिर तमाम बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं आगे। फिर वो उनकी आर्थिक नीतियां, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, आंग्ल मैसूर युद्ध, महाराजा रणजीत सिंह, सिख साम्राज्य की स्थापना। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? बहुत क्लियर कट बता रहा हूं। ये केवल फोकस है पीजीटी पे, टीजीटी पे फोकस नहीं है, तो ये पीजीटी स्पेशल है। और फिर 57 का विद्रोह संपूर्ण आपको पढ़ना ही है, दोनों में कॉमन है, क्लियर कट। फिर आगे देखिए कितना बढ़िया सिलेबस है और आपने क्या क्या पढ़ डाला है। बहुत पढ़ा है, निरर्थक पढ़ा है, समय, ऊर्जा, पैसे का कितना लॉस किया है आपने, आप समझते हैं बेहतर। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एकदम डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। 3 दिन पहले भी बताया था मैंने आपको। और इसमें भी देखिए डिफाइंड है, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष। अरविंदो को पूरा पढ़ना है, रविन्द्रनाथ टैगोर को तो आप भूल ही जाते हैं। ये आपका सिलेबस सामने है, नेट पर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और देख लीजिए मैंने क्या बताया है आपको। एनी बेसेंट को भूल ही जाते हैं आप, थियोसॉफिकल सोसाइटी भूल ही जाते हैं पूरी तरह से।
रविंद्रनाथ टैगोर का पूरा योगदान आप भूल ही जाते हैं। पूरे इतिहास में पढ़ा ही नहीं कभी रविंद्रनाथ टैगोर को। स्पेशली प्रश्न आता है, बोले सर कहां से आ गया, पता नहीं, सिलेबस के बाहर है। सिलेबस के बाहर नहीं है, सिलेबस डिफाइंड है पूरा। अरविंदो को आप छोड़ ही देते हैं, पूरा पूरा अरविंदो घोष, तो गड़बड़ हो रही है बात। अब देखिए, विशेष तौर पे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का योगदान, स्वतंत्रता की प्राप्ति, विभाजन एवं 1950 तक का इतिहास, ये टीजीटी में कॉमन है, ये टीजीटी में कॉमन है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पे बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, यहां पे आप बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, यहां पर बहुत जल्दबाजी मत करिए। 1857 से 1885 कांग्रेस की स्थापना तक ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहां से प्रश्न है। प्रथम कारखाना अधिनियम, इल्बर्ट बिल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? आपको पढ़ना चाहिए कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस को स्पेशली सारे महत्वपूर्ण अधिवेशन, उनकी स्थापना से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, समाचार पत्रों का इतिहास, ये यहां पर कॉमन है, ये सब इसी के अंदर आ जाएगा। समाचार पत्रों का इतिहास, ये एडिशनल टॉपिक इसमें छिपा हुआ है, थोड़ा सा सिलेबस यहां पर छिपा हुआ है। क्रांतिकारी, वो कह रहे राष्ट्रीय आंदोलन, विशेष तौर पे राष्ट्रीय आंदोलन, और फिर गांधी का स्पेशल योगदान। और गांधी पर मैंने अभी 2-3 दिन पहले 2 अक्टूबर को एक स्पेशल सेशन लिया है, इतना बढ़िया सेशन। और आप पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, तैयारी कर रहे हैं पीजीटी के लिए, मतलब इतना भ्रम की स्थिति है। अभी देखिए, आपकी समस्याओं पर भी बात करता हूं। और पीजीटी में ध्यान रखिएगा, टीजीटी में 1950 तक है, लेकिन पीजीटी स्पेशल में आपको 2000 तक का इतिहास पढ़ना है, सन 2000 तक का इतिहास पढ़ना है। विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा आप, इतना डिफाइंड, वेल डिफाइंड, साइंटिफिकली डिफाइंड सिलेबस आपको पता नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है। 3 महीने में पूरी तैयारी हो सकती है, बढ़िया तरीके से, सही मार्गदर्शन में। आपके पास अब समस्याएं क्या है मेरे छात्रों? आपने बहुत सारे मेरे पास अपनी समस्याएं भेजी हैं, उन कॉमन समस्याओं को इकट्ठा करके मैंने एक पॉइंट्स बनाए, आप इसको देख लीजिए पहले। अगर आपके जीवन में इसमें से कोई एक भी समस्या एग्जिस्ट कर रही है तो समझ लीजिए कि आप डेंजरस जोन में हैं। फिलहाल आइए देखते हैं, पहले छात्रों की कॉमन समस्याओं पर बात करिए। और पहली ही बात यह है कि पाठ्यक्रम की योजना का अभाव। आपको अपना सिलेबस पता ही नहीं है, लक्ष्य का ना होना, क्योंकि जब सिलेबस ही नहीं पता है तो आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पता ही नहीं है। तो आपके पास ना तो एक गाइडलाइन है और ना आपके पास एक फिक्स टारगेट है। माफी चाहता हूं, लेकिन अधिकांश छात्रों की समस्या ये है। मैंने अपने पूरे अनुभव से ये महसूस किया। आपसे मेरी बात होती है व्हाट्सएप पे, जब मैसेजेस मेरे पास फॉरवर्ड होते हैं तो मैं देखता हूं तो लगता है कि छात्र परेशान हैं। पैसे की लालच में दूर तक ना सोचना। निश्चित है, जहां पे क्वालिटी होगी वहां पर पे भी करना पड़ेगा, जहां पे क्वालिटी होगी वहां पर पे भी करना पड़ेगा। और आपको लगता है कि थोड़े से पैसे बच जाएं तो चलो यही वाला देख लेते हैं, वो वाले सर से नहीं देखेंगे, यहां पे थोड़ा कुछ कम कर दिया उन्होंने, ये वाला देख लेते हैं। आपके जीवन में समय कम है, ऊर्जा सीमित है, पैसों के लालच में बहुत दूर तक नहीं सोच पाते हैं आप। मान लीजिए आपने थोड़ा सा ज्यादा पे कर दिया किसी अध्यापक को, कहीं पर सही जगह पे आपको कोई सही चीज मिल रही है और आपके जीवन के, आपके संघर्ष में जीवन के उन्होंने 2 साल बचा दिए अगर आपके पास, तो आप जानिए आप लाखों रुपए का गेन प्रॉफिट में आ जाएंगे। एक ऑन एवरेज छात्र घर के बाहर रहकर कम से कम 10,000 रुपए महीने खर्च करता है, और आप सोचिए एक वर्ष में 1,20,000 रुपए खर्च करता है, 2 साल में लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च करता है। और अगर आपको 1-2 हजार रुपए कहीं ज्यादा पे करके अच्छी चीज मिल रही है तो आपको अपनी सही कार्य योजना के लिए पे करना पड़ेगा। नथिंग कम्स फ्री, फ्री में कुछ नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा। गिविंग अप विजन फॉर प्रॉमिस ऑफ मनी, पैसों के लिए क्षमता से अधिक उलझ जा रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया
सिलेबस जब पता नहीं है तो आप अपने विषय में अपनी किताबों में ही उलझे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये नहीं पता है, तो आप उलझे हुए हैं। और जब ओवर कमिटमेंट में अधिक से अधिक उलझे हुए हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पर दिक्कत है। एक ना एक परेशानी है इसमें से। आप देखिएगा, अपनी पढ़ाई एवं लक्ष्य के साथ लगाव और जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हैं आप। पढ़ना अभी भी आपको एक बोझ लगता है। माफी चाहता हूं, पढ़ने में आनंद आ रहा है, मुझे पढ़ाने में आनंद आ रहा है, टीचिंग मेरा पैशन है। मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो मुझे लगेगा कि खाना मिले या ना मिले। मेरे साथ इतिहास में बात करिए और 2-3 दिन लगातार बात करिए, मैं बात करूंगा आपसे, खाना मिले, पानी मिले, ना मिले। आपका अपने लक्ष्य के साथ लगाव ही, बोले अरे चलो पढ़ लेते हैं, बहुत मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा। तो ये परेशानी है, तो मतलब लक्ष्य के साथ आपका लगाव नहीं है और ये चीज आपको बहुत दूर ले जा रही है। लैक ऑफ कमिटमेंट, सही मार्गदर्शन का अभाव। इतिहास में ऐसी कॉमन विषय वस्तु है, इसका पाठ्यक्रम लोग 6 में पढ़ा है, हाई स्कूल में पढ़ा है तो कर ही लेंगे। सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, राइट गाइडेंस आपके पास नहीं है। राइट गाइडेंस मिल जाएगा तो 5 से 6 महीना बहुत है नए लड़कों के लिए। मेरे क्लास में मैंने बताया था, एक 23 वर्ष की बालिका ने पहले अटेम्प्ट में पीजीटी क्वालिफाई किया। सही डायरेक्शन है, कर ले जाएंगे। आपकी प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं है, करना क्या है, प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं है। पढ़ने का समय है, कोई छात्र आ गया, कोई मित्र बोले आओ चलो एक फिल्म देख के आते हैं, बोले छोड़ो हटाओ बाद में पढ़ लेंगे। अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बाद में कैसे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं बाद में कैसे पढ़ेंगे। आप ध्यान रखिए आपकी प्राथमिकता क्या है। अगर आपकी प्राथमिकता पढ़ाई है तो लक्ष्य भी आपको प्रायोरिटी देगा, डेस्टिनी भी आपको प्रायोरिटी देगी, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं। और फिर देखिए, टाल मठोल की आदत है, आज कर लेंगे, अच्छा चलो सोचेंगे, अच्छा चलो कल कर लेंगे, अच्छा आज 2 घंटे, ऐसा छोड़ो नहीं पढ़ रहे हैं, आज 2 घंटे नहीं पढ़ेंगे, कल आज का भी पढ़ लेंगे, कल का भी पढ़ लेंगे, 4 घंटे कल पढ़ लेंगे। सोचिए 2 घंटे आज नहीं पढ़ पा रहे, 4 घंटे कल कैसे पढ़ लेंगे। जिंदगी ने केवल आपको आज का समय दिया है, कल का पता नहीं है, कल हो ना हो। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो आपकी सफलता, आपकी पढ़ाई का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये एक आइडियल ग्राफ है, ये कभी हो ही नहीं सकता। आपका जो व्यवहारिक ग्राफ है सफलता का, वो ऐसा होना चाहिए कि जहां पे पढ़ाई रुक गई वहां पर स्टेबल रहे, रिवीजन होता रहे। आप में अप एंड डाउन आते रहते हैं। आज बीमार हो गए तो कल घर जाना है, परसों गांव चले गए, अच्छा अभी घर में शादी है, पड़ोसी की शादी है, हफ्ते भर उसमें आपने लगा दिए, और कल जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना तो वो पड़ोसी आपसे बात नहीं करेगा। मैं बता रहा हूं, केवल सफलता और अंतिम परिणाम निर्धारित करता है कि लोग आपसे कैसा व्यवहार करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा। फिर आप कहते हैं सर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, अगर, और ये सबके ऊपर हैं। ऐसा मत समझिए कि जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। हर किसी के पास अपने परिवार की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है और हर कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है अपने परिवार में। तो ये सब बहानेबाजी बिल्कुल मत करिए। देखिए ये सब कुछ ना कुछ है। आर्थिक सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दे, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी वाली बात है। सर ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं, सर ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ये काम भी कर लेते हैं, पढ़ाई होती रहेगी। एक ही बार पढ़ना है, लाइफ इनसिक्योर्ड है। वो पता नहीं किसी शायर ने कहा है, सामान 100 दिन का और पल भर की खबर नहीं। सामान 100 दिन का और पल भर की खबर नहीं। बातें मेरी थोड़ी सी आपको कड़वी लगेंगी लेकिन सच यही है, इससे इतर
कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। और ध्यान रखिएगा, जीवन में सबसे लंबा रास्ता शॉर्टकट होता है। ध्यान रखिएगा, जीवन में सबसे लंबा रास्ता शॉर्टकट होता है। एकाग्रता की कमी एवं लगातार भ्रम की स्थिति है। बोले सर मन नहीं लगता, जैसे ही पढ़ने बैठते हैं मन नहीं लगता, मन इधर उधर भागता है। वो कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा ने भी कहा है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे पार्थ, मन की स्थिति चंचल है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, लेकिन अभ्यास से इसको वश में किया जा सकता है। एकाग्रता की कमी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इसका मतलब यह है कि आप बोल कर पढ़िए, मन नहीं भागेगा। आप केवल आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, दिमाग कहीं और चल रहा होता है। दोनों को एक जगह लाने के लिए आपको बोल के पढ़ना होगा। आप देखिएगा, मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं। असफल होने का डर, अरे सर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, सर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ध्यान रखिएगा, नेपोलियन कहता है अपने पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर दो, ताकि तुम्हारे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता ना रह जाए। नेपोलियन अगर आपने पढ़ा होगा तो उसका ये विश्व प्रसिद्ध कथन है। वो कहता है, असंभव शब्द मेरी डायरी में है ही नहीं, वो कहता है कि पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर दो, ताकि तुम्हारे पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता न रह जाए। फिर सर नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या होगा, इसलिए कोई दूसरा काम कर लेते हैं। और फियर का मतलब है, सही परिभाषा है इसकी, फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल, ऐसी झूठी कल्पनाएं जो आपको वास्तविक लगती हैं। फियर का मतलब है, डर का मतलब है फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल, जो झूठी कल्पना है जिसको आप सच मान लेते हैं और मन में ही डरते रहते हैं, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। जो भी होगा, अंतिम परिणाम ईश्वर के हाथ में है। आपके हाथ में केवल बेहतरीन ढंग से कर्म करने का अधिकार है। लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक फिल्म आई थी, 3 इडियट्स, उसमें फिल्म का नायक कहता है, केवल अपने काम पे ध्यान दो, सफलता तुम्हारे पीछे दौड़ के आएगी। अपने काम पे फोकस करो, फोकस ओनली ऑन योर वर्क। केवल चिड़िया की आंख पे फोकस करो, निशाना अपने आप लग जाएगा। मेरी बातें, आज आपके पास मौका है सुधरने का। अब आपके बहाने क्या हैं, देखिए थोड़ा मैं बता रहा हूं अभी, और समाधान भी बताऊंगा मैं आपको, चिंता मत करिए। लेकिन आज बैठिए मेरे साथ। क्यों? क्योंकि ये आधे घंटे आपके पूरे जीवन को निर्धारित कर देंगे। मैं बहुत ही बदनसीब हूं, ऐसे मुझे छात्र मिलते, क्या करूं सर, बड़ी परेशानी है। मैं बहुत बदनसीब, आप हैं नहीं, पूरा जीवन आपके पास है, ईश्वरीय जीवन का अपमान है। कैसे मैं बदनसीब हूं, कैसे सोचते हैं आप अपने बारे में, ये आप कैसे ये नहीं सोचते हैं। जीवन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये जीवन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप कभी भी बदनसीब नहीं हो। काश मेरे पास कुछ ज्यादा संसाधन होते, काश मेरे पास कुछ थोड़ी सुविधाएं ज्यादा होती। आप ध्यान रखिएगा, आपके पास जो संसाधन है, आपको उन्हीं संसाधनों में काम करना है। जैसी कल्पना आप कर रहे हैं, वैसे संसाधन, वैसी सुविधाएं आपके पास नहीं हो सकती। और दुनिया में जिसने भी इतिहास रचा है, अभावों में रचा है। सुविधाओं के लोगों ने, आपने ध्यान दिया हो, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य रहा हो, चाहे वो समुद्रगुप्त रहा हो, चाहे छत्रपति शिवाजी रहे हो, सभी ने संघर्ष किया और एक महान साम्राज्य खड़ा कर दिया। जिन्हें सुविधाएं मिली, उन्होंने साम्राज्य और सत्ता को खोने के अलावा कुछ नहीं किया। दुनिया के किसी भी एम्पायर को आप देख लीजिए, उसके पतन में केवल एक ही कॉमन कारण है, कमजोर उत्तराधिकारियों का आविर्भाव। कमजोर लोग आए विलासिता में। काश मेरे पास कुछ और संसाधन होते, हो नहीं सकते। मेरा तो भाग्य ही खराब है, जो काम करता हूं सर उसी में असफलता मिलती है। और मैंने कहा, लक कभी खराब नहीं होता।
लक कभी बैड नहीं होता। वो बोले बैड लक है सर मेरा, लक कभी बैड हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लक की परिभाषा यह है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर आप सही ज्ञान की दिशा में, सही ज्ञान के साथ सही दिशा में काम करते हैं तो लक हमेशा गुड होता है, बैड नहीं होता। ये सब परिभाषाएं आपने अपने मन को समझाने के लिए खुद गढ़ ली हैं। बैड लक, नो बैड लक कभी एग्जिस्ट नहीं करता। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में किया गया प्रयास, लक कभी बैड नहीं होता। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है सर, ये कह कह के आपने अपने जीवन के कम से कम 10 साल बर्बाद कर दिए। इसीलिए मैंने किताबों को पढ़ने का समय नहीं निकाला, गाइडें पढ़कर तैयारी की। आपसे सुनता हूं XYZ किताबों के नाम, मुझे लगता है बताइए इन लोगों ने कितना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। इन बाजारू गाइडों को लेके पढ़ रहे हैं, तैयारी PGT की कर रहे हैं और फिर तैयारी कर रहे हैं वो नेट वाले पेपर्स की। PGT की तैयारी के लिए PGT का ही पढ़ना है, PGT का सिलेबस ही पढ़ना है, PGT के लेवल को, उसके अप्रोच को, कमीशन को ध्यान में रखना है। सब कुछ ये कॉमन है। सच बताइए है कि नहीं? सब लोग रिप्लाई करिए है, झूठ मत बोलिए। फिर देखिए, काश मुझे भी अन्य छात्रों की तरह अवसर मिले होते और मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी ज्यादा ना होती। काश मैंने सोच समझकर शादी की होती तो मेरी माली हालत बहुत खराब नहीं होती। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो 35 प्लस हैं, वो कहते हैं सर मैरिज भी हो गई है, कैसे करें। छात्राएं हैं वो कहते हैं सर हम हाउस वाइफ हैं, कैसे करें। तो फिर मत करिए ना, बीच का रास्ता क्यों कर रहे हैं? बीच का रास्ता क्यों अडॉप्ट किया है? ना इधर है ना उधर है। आपको हमेशा एक छलांग लगाने के लिए किनारे पर जाना होगा, छलांग लगाने के लिए किनारे पर जाना होगा। सड़क के बीचों बीच चलेंगे, लोग आपको कुचल के आगे बढ़ जाएंगे। वो कहते हैं देयर आर ऑलवेज 3 ways, लीड, फॉलो और गेट आउट ऑफ द वे। या तो लीड करिए या फॉलो करिए या रास्ते को छोड़िए। ये बहाने मत बनाइए। सर हाउस वाइफ हैं तो कैसे करें, सर मेरी शादी हो गई है तो हम कैसे करें। बिल्कुल मत करिए। और अगर 5 से 6 घंटे अभी भी आप दे सकते हैं पूरी कंसिस्टेंसी के साथ राइट डायरेक्शन में, तो सिलेक्शन आपके हाथ में है, लड़ना आपके हाथ में है, परिणाम ईश्वर के हाथ में छोड़िए। मैं गांव से हूं और मेरे गांव का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। मैं गांव से हूं, मेरे गांव का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं भी गांव से हूं। मैंने गांव की चटाई में बैठकर सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, चटाई में बैठकर। आप कहते हैं मैं गांव से हूं। आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि जब बारिश होती थी तो स्कूल के कमरों में पानी भर जाता था, छत टपकती थी। वो खपरेल छप्पर वाले स्कूल, हम लोगों ने वहां से पढ़ाई की है और आप कह रहे हैं मेरे गांव का माहौल बहुत खराब है। कैसे खराब है? दुनिया का सारा पानी, पूरे ब्रह्मांड का सारा पानी मिलकर भी जहाज को डुबा नहीं सकता जब तक कि वो पानी उसके अंदर ना आ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? जब तक कि ये नकारात्मकता आपके अंदर है तब तक आपकी सफलता संदेहास्पद है। और भी ऐसे बहुत सारे सैकड़ों बहाने हैं जो आपके पास हैं काम ना करने के लिए, पढ़ाई ना करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अप्रोच का फर्क है, अप्रोच का फर्क है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूं। गांव की एक पहाड़ी पर, बहुत ध्यान से देखिएगा, आज अगर ऐसा समझ पाए मेरी बात को, गांव की एक पहाड़ी पर कुछ बस्तियां थीं। एक महात्मा जी का भी यहां पे घर था, एक बालिका भी इस पहाड़ी पर, उसका भी घर था। छोटी बालिका थी 14-15 वर्ष की। शाम का समय था। महात्मा जी दिन भर की कमाई लेकर पीठ पर लिए उस पहाड़ी पर चढ़ने जा रहे थे और वो बालिका भी अपने पीठ पर, 14-15 साल की बालिका थी, उसके पीठ पर 6-7 वर्ष का बालक उसने अपनी पीठ पर बिठा रखा था। महात्मा जी ने उस बच्ची की तरफ देखा और बोले, बिटिया
तुम्हारी पीठ पर तो मुझसे भी ज्यादा बोझ है। बिटिया ने कहा, महात्मा जी बोझ नहीं, मेरा भाई है। बोझ नहीं, मेरा भाई है। ध्यान रखिएगा, अप्रोच का फर्क है। महात्मा जी को दिन भर की कमाई बोझ लग रही थी और उस छोटी सी बालिका को अपना भाई, जो कितना बड़ा बोझ था उसके पीठ पर, वो उसका भाई था। लगाव है ना उससे, तो वो बोझ कैसे हो जाएगा? पढ़ाई से लगाव है, तो ये पढ़ाई कभी बोझ नहीं बन सकती। आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर को ऐतिहासिक बना दीजिए। आज मुझे दिखाइए कि मेरी क्लास में केवल शेर बैठते हैं और परिणाम केवल उनकी दहाड़ से आ जाता है। आपकी तैयारी इन बिंदुओं पर निर्भर करती है। पहले तो सकारात्मक नजरिया, आई कैन डू इट। वो कहते हैं इफ यू थिंक यू कैन, डेफिनेटली यू कैन। इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर 100% राइट। इफ यू थिंक यू कैन, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन, आप निश्चित तौर पे कर पाएंगे। और अगर आप सोचते हैं कि आई कांट, मैं नहीं कर सकता, डेफिनेटली यू आर 100% राइट, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, आप नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी सफलता, आपका पर्पस, उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है? एक बार मैंने क्लास में पूछा, ऐसे ही बात हो रही थी, पढ़ा रहे थे, फिर मैंने पूछ लिया कि भाई आखिरकार पीजीटी क्यों क्वालिफाई करना है? एक छात्र ने कहा, सर ये मेरे जीवन का लक्ष्य है पीजीटी क्वालिफाई करना। मुझे लगा, अरे बाप रे बाप, ये जीवन का लक्ष्य इतना छोटा, जीवन का लक्ष्य, ये पीजीटी केवल जीवन का एक पड़ाव है, ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। धन और पद हमेशा आपके जीवन के साधन हैं, साध्य नहीं है। लोग पैसे को साध्य बना लेते हैं, जबकि पैसा साधन है, साध्य नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोले पैसे बचा के रखे हैं, मुसीबत में काम आएंगे। आप प्रत्यक्ष रूप से आप मुसीबत को आमंत्रित करते हैं कि भैया मुसीबत आओ, पैसा तुम्हारे लिए रखा हुआ है। पैसे इसलिए कमाए जाते हैं कि जीवन को आराम से बिता सकें आप। बोले बहुत खर्च हो गया बीमारी में, इसीलिए तो कमाया था आपने कि बीमारी में काम आएगा। नहीं खर्च हुआ होता आप मर जाते। मर क्यों नहीं गए आप? प्रिंसिपल, एक छात्र ने कहा, सर पैसा कमाने के लिए। मैंने कहा पीजीटी पैसा कमाने के लिए? रे बाप, पैसा कमाना हो, इलाहाबाद में आप चाय की दुकान खोल लीजिए, सब्जी की दुकान खोल लीजिए। एक चाय की दुकान वाला भी दिन भर में 2000-3000 रुपए आराम से कमा लेता है। पैसे के लिए पीजीटी, बिल्कुल अप्रोच ही गलत है। सिद्धांत क्या है? आपकी प्लानिंग क्या है? आपकी कार्य योजना है ही नहीं आपके पास। मैंने बताया कि सिलेबस आपको पता नहीं है, तो प्लानिंग कैसे बनेगी जब संसाधन पता ही नहीं है ठीक से? साध्य कैसे बनेगा? उसकी कार्य योजना कैसे बनेगी? प्रैक्टिस, अभ्यास किया ही नहीं, केवल आप ये देख रहे हैं, पढ़ रहे, केवल प्रैक्टिस नहीं कर रहे। कितना भी YouTube पर आप वीडियो देख लीजिए, जब तक खुद कलम लेकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। कॉम्पीट करना है, लगातार प्रैक्टिस, परसर्वियरेंस, आपकी दृढ़ता, कितने दृढ़ता से आप काम करते हैं, पैशंस, कितना धैर्य है आपके अंदर, और अपनी पढ़ाई को लेके कितना आत्म गौरव महसूस करते हैं, कितना संतुष्ट महसूस करते हैं, उसके लिए कितना मूल्य चुका सकते हैं, और कितना अपने आप को इस असफलता के दौर में कितना सकारात्मक बनाए रह सकते हैं, और अंत तक लड़ने के लिए और हार ना मानने की आदत से कब तक आप जूझते हैं? वो कहते हैं कि अ सोल्जर नेवर क्विट्स टिल डेथ। एक सोल्जर अपनी मृत्यु से पहले हार नहीं मानता। ये तो पीजीटी है, केवल लाइफ के 6 महीने का इन्वेस्टमेंट है। सही डायरेक्शन में, सही अप्रोच में, सही सिलेबस में, सही ऊर्जा, सही रणनीति के चलते
और रणनीति नहीं है तो दिक्कत है। इन सारे सूत्रों को नोट करिए और इस खरी खरी बात को इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करिए। मुझे विदा दें। धन्यवाद। नमस्कार।